अच्छा, हमारा शरीर किससे मिलके बना है? कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती है? कोशिकाएं क्या होती है? अच्छा प्रश्न है। क्या होती है? मूलभूत इकाई। मूलभूत इकाई। ठीक है, हम जा रहे हैं, आप लोगों को पता है, हमने बहुत बार बताया है, बहुत लोग तो रट लिए। तो जीवन की मूलभूत इकाई का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, बताओ बताओ बताओ, क्या बोल रहे? कोशिका। कोशिका, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है। अच्छा, जीवन की मूलभूत इकाई यदि कोशिका है तो जीवन का मूलभूत आधार क्या है? कौन बताएगा? ऊतक नहीं, ऊतक सही उत्तर नहीं है। तो जीवन का मूलभूत आधार, या एक वैज्ञानिक थे हक्सले, क्या थे? हक्सले। उन्होंने जीवन का मूलभूत आधार क्या बताया? जी किसको बोला? अरे कोशिका द्रव्य को। किसको? कोशिका द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बोला। क्या बोला? भौतिक आधार। अर्थात कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे यानी साइटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। क्या बोलते हैं? भौतिक आधार। अर्थात यदि कोशिका जीवन की इकाई है तो कोशिका द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिस। यानी कि शरीर, यानी कोशिकाएं क्या है? शरीर किससे मिलके बना है? कोशिकाओं से। क्या बने के बना है? किससे? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से। अच्छा, हम इसको मिटा सकते हैं ना? ठीक है। यानी ऐसी बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, या भोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? हरे पेड़ पौधे, क्योंकि उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, ये जिसे हिंदी में हरित लवक कहते हैं, जैसा हमने पिछली क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया है या बताया है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अच्छा, यही है संपोषण। संपोषण और विसंपोषण इसी संबंधित है। अर्थात जो भोजन अपना स्वयं बना ले संपोषी कहलाएंगे, या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? संपोषण। और जो अपना भोजन स्वयं न बनाए विसंपोषी कहलाते हैं। जैसे जीव जंतु है, क्या है? और हरे पेड़ पौधे और शैवाल, क्या? हरे पेड़ पौधे और शैवाल किसका उदाहरण है? संपोषण। अर्थात ये अपना भोजन इसलिए बना लेते हैं क्योंकि क्लोरोफिल नामक पिगमेंट इनके पास होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल नामक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब अगला हम इसी का एक छोटा सा टॉपिक है श्वसन। अर्थात हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसी को रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग। आप क्या करते हो सामान्यतः श्वसन में? यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो और ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हो। क्या कहलाते हैं इस प्रक्रिया को? श्वसन। अर्थात सांस लेना, जिसे सामान्य भाषा में कह देते हैं। ठीक है, तो श्वसन दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह का होता है। अच्छा, श्वसन के माध्यम से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के। एटीपी को क्या बोलते हैं? यानी ऊर्जा की मुद्रा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा की मुद्रा, यानी कि एनर्जी करेंसी। अर्थात हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है किसके रूप में मिलती है? एटीपी। यानी एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? आप लोग सही बता रहे हैं, यानी सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और तो देखो, हम श्वसन दो तरह के, ऑक्सी और अनॉक्सी। तो ऑक्सी श्वसन का मतलब है ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की, यानी ऐसा जब वायवीय श्वसन भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े या ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जो श्वसन, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन। और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत न पड़े, अर्थात ऐसा श्वसन जिसमें जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। किसमें हो? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, क्या कहलाएगा? अनॉक्सी श्वसन। अच्छा, हम दौड़ते समय जब बहुत ज्यादा दौड़ जाते, थक जाते तो हांफने लगते हैं ना,
तो हमारी सांस जल्दी जल्दी चलने लगती। अभी दूसरे दिन हमसे चला नहीं होता, क्या नहीं होता? तो वो श्वसन कौन सा होने लगता है? अनाक्षी श्वसन। क्या होता है? अनाक्षी श्वसन। हमारा शरीर दर्द करने लगता है ना दूसरे दिन। तो यानी जब ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है और ऊर्जा पर्याप्त रूप में मिलती नहीं है, तो हमें कौन से मदद लेना पड़ता है? अनाक्षी श्वसन से। यानी हम इसीलिए क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के बनने से हमारे मसल्स यानी जोड़े हैं, सर पैर, या जिसे तुम लोग कहते हो जांघें धर गई है, क्या बोलते हो? हाँ, तो ये चल नहीं पाते जाता। जब ज्यादा काम या एक्सरसाइज कर लेते हो तो क्या होता है? हमें अगले दिन थकान महसूस होता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक अम्ल शरीर में बन जाता है अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप। लेकिन अच्छा, आक्षी श्वसन अच्छा है कि अनाक्षी श्वसन? आक्षी श्वसन ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे कि इसमें लैक्टिक अम्ल बन जा रहा था अनाक्षी श्वसन में, और इसमें ऐसा नहीं होता। ज्यादा एटीपी बनती है। क्या बनती है? ज्यादा एटीपी बनती है। ठीक है, तो श्वसन पढ़ लिए। ठीक है, थैंक यू। अब उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो बेटा उत्सर्जन में है, अभी बताएं। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने शरीर की अशुद्धियां बाहर निकालते हैं। अशुद्धियों का मतलब है नाइट्रोजीनस क्षार। क्या? नाइट्रोजन यानी जैसे अमोनिया और यूरिया, और कभी कभी पक्षियों में यूरिक अम्ल, जैसे वो टूथपेस्ट निकाल देता है ना पक्षी, वो यूरिक अम्ल है, उत्सर्जन है। हम लोग सुसु करते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? यानी जैव प्रक्रम की किस प्रक्रिया में आएगा? उत्सर्जन। यानी जो पसीना निकलता है, पसीना महकता है ना, अर्थात शरीर की अशुद्धियां निकलती हैं। यानी वो चीजें जैसे अमोनिया, यूरिया आदि, ये सब क्या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इसी माध्यम से शरीर के त्वचा से भी निकलता है, लीवर निकलता है, और यानी उत्सर्जी अंगों की सहायता से शरीर से जो हानिकारक अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां का मतलब है नाइट्रोजनी अशुद्धियां, खासकर बाहर निकाल जाती है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। देखो, टॉयलेट या सुसु जिसे कह सकते हैं, तो उत्सर्जन का अंग है। लेकिन जब गुड मॉर्निंग या वो जाते हो ना, उसको डेफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हो? डेफिकेशन। अलग शब्द है दोनों के, थोड़ा सा अंतर है। कभी जब आप हायर क्लासेस में आओगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि दोनों में अंतर है। अच्छा, भोजन जैसे खाए तो क्या होता है? पाचक रसों से मार्दस से पचाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पचाना पड़ता है। या एंजाइमों की सहायता से। सबसे बड़ा हमारे शरीर में पाचक यंत्र या अंग कौन है? यानी भोजन को सबसे ज्यादा पचाने में मदद कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं, या पित्त रस करता है। क्या करते हैं? पित्त रस। अच्छा, एंजाइम हो या ज्यादातर पित्त रस हो, कहाँ से निकलता है? पित्ताशय। पित्ताशय से नहीं, गलत बात। वो भंडारीदार रहता है पित्ताशय में। आप लोग फिर गलती कर रहे हो। पिछली क्लास में हमने बताया था पित्त लीवर से निकलता है, यकृत से निकलता है। कहाँ से? यकृत से निकलता है। यानी मुख्य पाचक अंग यकृत करता है। यकृत यानी लीवर है। क्या है? लीवर। यानी जो तुम आप लोग पित्ताशय बोल रहे हो, गॉल ब्लैडर उसे इंग्लिश में कहते हैं, वो सिर्फ स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। तो जब आप लेफ्ट हैंड लेट जाते हो ऐसे खाना खा के, तो यकृत, वो गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय का ढक्कन थोड़ा इधर हो जाता है, तो उससे खाने में आसानी से पित्त रस में मिल जाता है। जो यानी भोजन में, पेट में, यानी पेट का मतलब आमाशय, और अग्नाशय मतलब, अग्नाशय का मतलब है पैंक्रियाज। अग्नाशय का मतलब पैंक्रियाज, जो इंसुलिन निकालता है, या मधुमेह को कंट्रोल करता है। वो एंजाइम है, प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है, और शरीर में रक्त की शर्करा यानी ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ने देता है। और जब जिसका बढ़ जाता है तो कहेंगे शुगर हो गई। क्या हो गई? शुगर हो गई। ठीक है, तो वो पाचन हो गए। एंजाइम पढ़ लिए। पाचन यानी डाइजेशन। पाचन मतलब डाइजेशन। अच्छा, एक मजेदार बात बताएं,
पाचन बेटा हमारे मुंह से चालू हो जाता है, पेट से नहीं। कैसे? जैसे आप लोग रोटी खाते हो, क्या खाते हो? रोटी खाते हो ना, तो जब रोटी खाओगे तो पाचन मुंह में रोटी मीठी लगने लगती है, अर्थात यहाँ से ग्लूकोज या सुक्रोज का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। तो पेट में और आंत में देखो अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। लेकिन पाचन मुंह या मुख गुहिका से शुरू हो जाता है। हमने क्लास बी में पढ़ाया था ना, क्लास बी में पढ़ाया था। ऐसा पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह से या मुख गुहिका। मुंह का मतलब तो फेस हो जाता है, तो शुद्ध क्या है? मुंह गुहिका। क्या है? ये है मुंह गुहिका, जो अंदर वाला दिख रहा है। तो यानी पाचन या रोटी मीठी लगने लगे, इसीलिए खाने को ज्यादा चबा के खाना चाहिए, जिससे पाचन अच्छा होता है। और लार में टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा? लार में टाइलिन एंजाइम होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? खाना आसानी से पच जाता है और रोटी मीठी लगने लगती है और सर में मुंह में लुगदी बनने लगती है। उसको बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि मुंह लुगदी बनने लगती है। यानी पाचन कहाँ से प्रारंभ हो गया? और मुंह में गया पेट से, मुंह से पेट में गया, पेट से आंत में गया। आंत में कौन सी आंत? छोटी आंत। वेरी गुड। यानी छोटी आंत में अवशोषण हो गया, उससे भोजन से तत्व मतलब की चीजें ले ली गई, बाकी बाहर निकाल छोड़ दी गई बड़ी आंत से होते हुए। तो अब आ जाओ रक्त। हमारा क्या पाचन पढ़ लिए, पाचक रस पढ़ लिए। देखो बेटा, अच्छा कोई पूछे व्हाट इज ब्लड, यानी ब्लड माने रक्त, अर्थात कोई बताएगा? आयुष बता सकते हो रक्त क्या है? हाँ बताओ वो बेटा क्या बोल रहा है? हाँ बोलो, उसको भी मौका दिया। हाँ हमने बताया था, ये हमारी लाइन चुरा लिया है। रक्त एक तरल, बहुत सही, सबसे अच्छी परिभाषा है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और किससे किसके मिलके बनता है? ये आयुष बताएगा। किससे मिलके बना होता है? अरे प्रोटीन होती है कुछ मात्रा में, और क्या क्या होता है? रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, श्वेत भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं, यानी मुख्यतः कणिकाओं से मिलकर बना होता है। और प्लाज्मा भी होता है। क्या होता है? प्लाज्मा भी होता है। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी इनसे मिलकर जब रक्त हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे, ठीक है। और आगे धमनी और शिरा, यानी जिसमें का कैसे रक्त, धमनी में कैसे रक्त बहता है? धमनियों में शुद्ध, स्वच्छ नहीं बोलेंगे, शुद्ध। शुद्ध का मतलब है, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजनेटेड। और शिरा में अशुद्ध रक्त, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, अर्थात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आपने याद कर रखा है। और रक्त का शरीर में बहना परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा इसी तरह लसिका होती है। लसिका रक्त के साथ लसिकाएं भी होती है, लिम्फ जिसे बोलते हैं, अर्थात ये रक्त विहीन, रंग विहीन होती है। क्या होती है? और खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन लसिका, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती, लेकिन लसिका में कोई आरबीसी नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई आरबीसी, इसलिए रंगीन होती है, ठीक है। इसलिए इसका रंग कैसा है लसिका का? हाँ ठीक है। अब आ जाओ हम लोग जाइलम फ्लोएम, क्या है? तो देखो, जा से जाइलम, जा से जल, यानी जल का परिवहन कौन सी कोशिकाएं या कौन से ऊतक करते हैं? जाइलम। अच्छा जाइलम और फ्लूरम ये जटिल ऊतक है। क्या है? जटिल ऊतक। पौधों में, हमारे शरीर में तो धमनियां और शिराएं खून का परिवहन करती हैं, लेकिन पेड़ पौधों में कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। तो जा से जाइलम, जा से फ्लोएम, फा से फ्लोएम, फा से फल हमने बताया था। फल का मतलब है भोजन, फल का मतलब भोजन। और भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। तो यानी भोजन का जो ऊतक परिवहन करते हैं पेड़ पौधों में, वो क्या कहलाते हैं? फ्लोएम। और ये जटिल ऊतक है। क्या है? जटिल ऊतक। तो जाइलम फ्लोएम जान गए पहले से, आप लोग सब लोग लगभग जानते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट अच्छे हैं। हाँ कुछ को छोड़ दिया जाए, नालायक है कुछ, क्योंकि पढ़ते नहीं। हाँ ज्यादातर लोग अब पढ़ने लगे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें ऐसे पढ़ते रहना है और अंत तक सब लोग जो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सब पास हो जाएंगे, ठीक है।
अब क्या बचा आज पढ़ाने के लिए? रंध्र। रंध्र लास्ट में, रंध्र यानी स्टोमेटा। जैसे हमारे शरीर में, त्वचा में भी रंध्र होते हैं जिनसे पसीना आता, उत्सर्जन होता। इसी तरह पेड़ पौधों में भी रंध्र होते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में ज्यादा आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से उनके कोई अंग तो होता नहीं कि लंग से फेफड़ा है कि श्वसन कर लेंगे, ठीक है, नाक है, तो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से आप कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और रंध्रों के माध्यम से ही ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो रंध्र यानी स्टोमेटा, रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो रंध्र दिन में खुले होते हैं कि बंद होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन बताएगा? हाँ चलो मांड भी बताओ, रंध्र दिन में खुले होते हैं कि बंद होते हैं? दिन में खुले होते हैं सामान्यतः, और रात में बंद होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब और कोई बताएगा रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती की ऊपरी सतह के ज्यादा कि नीचे? इसी में एक गाढ़ कोशिकाएं होती हैं जो रंध्रों को खुला और बंद होने में मदद करती है। गाढ़ कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? रंध्रों को खुलने और बंद करने में। ठीक है, ये आज का हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे? ये सब